फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके जिम ट्रेनर ने आपको बताया है कि घुटने टोस से आगे नहीं जाने चाहिए या कुर्सी की तरह पीछे बैठना चाहिए, तो स्क्वाट्स की फॉर्म डिस्कस करने से पहले आपको एक अच्छे ट्रेनर की ज़रूरत है जो कि आपको बॉडी वेट, पावर लिफ्टिंग, लो बार, हाई बार, मिड बार, सीसी, पैरेलल और ओलंपिक स्क्वाट्स के डिफरेंसेस के बारे में पहले बता सके। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि बॉडी बिल्डिंग की स्क्वाट्स कैसे की जाती है, और मैं अपनी स्क्वाट्स फॉर्म की कमियाँ यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ कि मैं क्यों अपनी स्क्वाट्स को डीप स्क्वाट्स में कन्वर्ट नहीं कर पाता हूँ, क्यों मेरी स्क्वाट्स, हाँ अगर पावर लिफ्टिंग में जाऊँ तो एक्सेप्टेड है, बट अगर मैं खुद अपने ही असेसमेंट में अपने आप को फेल करता हूँ। सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि मेरे हिसाब से परफेक्ट स्क्वाट फॉर्म क्या होती है। कुछ ऐसी फॉर्म जिसमें आप ना बिल्कुल ही नीचे ना बिल्कुल पैरेलल, जो किसी और को देख के भी प्लीजिंग लगे, जिसमें बट विंग ना हो, जिसमें पहले हिप्स ना उठें, और जिसमें चेस्ट अप रहे, बैक टाइट रहे, और एटलीस्ट आपकी बिलो द हिप जो है डेप्थ अचीव हो सके। परफेक्ट स्क्वाट मैं उसको बोलता हूँ। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दी एग्जांपल्स। दिस इज टोशिकी यामामोतो, ये जापान के ओलंपिक वेट लिफ्टर हैं। ये इस तरह से कुछ स्क्वाट्स करते हैं। ये लू जाओजिन है चाइना से, ये इस तरह से कुछ स्क्वाट्स करते हैं। अगेन चाइना से टियन टाओ, और ये है विकास ठाकुर, ही इज़ एन इंडियन चैम्पियन एंड ही इज़ एन ओलंपिक चैम्पियन। ये इस तरह से स्क्वाट्स करते हैं। दिस इज़ डेनियल फ्रॉम फिटनेस FAQ, ये इस तरह से स्क्वाट्स करते हैं। इन सब लोगों की स्क्वाट्स का पोस्चर नियरली परफेक्ट है, और आप कोई कमी नहीं निकाल सकते इनकी स्क्वाट्स में, क्योंकि और आप ये नहीं बोल सकते ये ज़्यादा पीछे जा रहे हैं, ज़्यादा आगे जा रहे हैं, इनके टोज़ आगे हैं, पीछे हैं, इनकी कमर मुड़ी है। नहीं, बिल्कुल परफेक्ट स्क्वाट्स हैं इनकी। मुझे 4 साल होने वाले वर्कआउट करते हुए, और मेरी स्क्वाट्स कुछ ऐसी है। क्या ये आपको कहीं से भी ठीक लग रही है? आई ऑनेस्टली टेल यू, मेरी स्क्वाट फॉर्म में बहुत ज़्यादा कमियां हैं। मेरा रैप मैक्स 110 किलो का है स्क्वाट्स में, और ये मुझे वर्कआउट करते हुए 1 साल के बाद टेंडन का इश्यू हुआ था, तो 1 साल मुझे स्क्वाट छोड़नी पड़ी थी। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि मेरे डेवलपिंग वाले पीरियड में मैं स्क्वाट्स पे ध्यान नहीं दे पाया, इसलिए मैं पोस्चर्स को कभी पकड़ ही नहीं पाया। बट अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने पोस्चर में बहुत बड़ी गड़बड़ है। नोविस से बिगनर लेवल स्ट्रेंथ को टच कर रहा हूँ, इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मेरे स्क्वाट्स की कमियों को निकालना और उन्हें ठीक कर लेना, ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ, और इंटरमीडिएट लेवल पे जब मैं पहुँचूँ तब मैं एक अच्छी फॉर्म के साथ स्क्वाट्स कर रहा हूँ। एनीवेज, लेट्स एनालाइज माई मिस्टेक। एक एवरेज एक्सेप्टेड स्क्वाट्स तब मानी जाती है जब हिप क्रीज नीज से नीचे जाती हैं। ये 1 साल पहले 20 मार्च 2020 को लॉकडाउन से जस्ट पहले की है स्क्वाट्स। ये 80 किलो वेट है। मेरे डेप्थ के नाम पे कुछ भी नहीं है, ये स्क्वाट्स नहीं है। मेरे फुट को देखिए, मेरा फुट अपनी जगह से ऊपर हट रहा है। ये 1 महीने पहले की सेम वेट पे है, और यहाँ पे मैं थक चुका था, और उसके बाद मुझे याद आया कि ठीक है अपना रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये मेरी स्क्वाट है, पहले से बेटर है, बट मेरी बैक और फुट को देखिए, मेरे फुट ऊपर उठ रहा है और मेरी बैक राउंड हो रही है। अगर आप नोटिस करोगे तो मैं नीचे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं डेप्थ को अचीव नहीं कर पा रहा। मेरी बैक टाइट नहीं है और नीचे जाते हुए राउंड हो जाती है। बट बहुत पढ़ने से पता चला कि एक इशू डॉर्सीफ्लेक्शन करके भी होता है, जिसमें हमारी एंकल मोबिलिटी का हमारी एंकल अलाउ नहीं करती है हमारे टोज़ को आगे जाने को, और ये फंस जाती है। जो इंडियन जिम्स में वो जो टोज़ आगे नहीं जाने चाहिए, वो इस मोबिलिटी का सॉल्यूशन होता है। एक्चुअली में वो लो बार में यूज़ होता है। एनीवेज, पिछले 4-5 महीने से बहुत मेहनत करके मैंने अपने डॉर्सीफ्लेक्शन को पहले से कुछ ठीक किया था, बट कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। बस मैं, हाँ ठीक है, मैं थोड़ा सा नीचे जाने लगा, बट वो बैक की राउंडनेस और वो चेस्ट अप वाली इश्यूज़ वो तब भी थे। अपनी डॉर्सीफ्लेक्शन की थ्योरी को टेस्ट करने के लिए मैंने हील एलिवेट की, और आप देख सकते हैं नीचे मैंने वेट लगाया था, एंड स्टिल यू कैन सी कि मेरी नीज ज़रूरत से ज़्यादा बाहर जा रही हैं। ये एक सही स्क्वाट्स की फॉर्म नहीं है। बैक की राउंडनेस अभी भी वहीं की वहीं है। सी, इफ़ यू से कि मेरी लोअर बैक में स्ट्रेंथ नहीं है, तो मैं करीब 155 किलो 150 किलो की डेडलिफ्ट कर लेता हूँ बिना बेल्ट के, और कमर एब्सोल्यूट टाइट रख के। तो फिर ऐसा क्या है कि मेरी फॉर्म अच्छी नहीं है? मेरी बैक स्ट्रांग है, मेरे लेग स्ट्रांग है कंपेरेटिवली, आई मीन बिल्कुल बिगनर के हिसाब से, नोविस के हिसाब से। और क्यों मैं अपनी चेस्ट हाई नहीं रख पाता हूँ, और क्यों मेरी बैक राउंड हो जाती है? मेरा इशू है फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी। मेरी मोबिलिटी ख़राब है। अभी एक
पहले जो मैंने आपको ओलंपिक लिफ्टर के क्लिप्स दिखाए थे उन सब में एक चीज़ कॉमन है कि वो बहुत हाईली मोबाइल और फ्लेक्सिबल हैं। आपको लग रहा होगा कि ये एक एक्सक्यूज़ है, मैं डीप इसलिए नहीं जाता हूँ क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। ओके, मैं बताता हूँ कि ऐसा क्यों है। पहली बात तो ये कि जो बैक स्क्वाट कंप्लीट लेग की एक्सरसाइज होती है, और कंप्लीट का मतलब होता है कंप्लीट लेग, पूरे लेग्स। और लेग्स सिर्फ एक या दो मसल्स नहीं होती है, सिर्फ क्वाड, हिप्स और हैमस्ट्रिंग नहीं होते हैं, बल्कि फ्लेक्सर्स होते हैं, अडक्टर्स होते हैं, एबडक्टर्स होते हैं और टेंडन्स भी होते हैं। ये सब ये जब तक अपनी परफेक्ट, अपनी जितना हम कुदरत ने बनाया है उतनी फ्रीक्वेंसी पे, उतनी रेंज ऑफ मोशन पे नहीं चलेंगे, तब तक हम डीप स्क्वाट्स नहीं अचीव कर सकते। मेरे साथ यही प्रॉब्लम है। एक परफेक्ट डीप स्क्वाट जाने के लिए सब कुछ एक अच्छे सिस्टम की तरह चलना चाहिए। स्क्वाट्स इज़ अ कंपाउंड एक्सरसाइज। ये लोअर बॉडी की एक एक्सरसाइज है, बस बैक स्क्वाट कंप्लीट एक्सरसाइज है। ये एक सिस्टम की तरह वर्क करती है, और इसमें सिस्टम के सारे पुर्जे अगर ठीक नहीं है, परफेक्टली नहीं चल रहे हैं, तो आप सिस्टम को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि परफेक्ट चले। मेरे अडक्टर्स और मेरे हिप फ्लेक्सर्स बहुत कम फ्लेक्सिबल हैं कंपेयर टू एन एवरेज एथलीट। इनफैक्ट 1 महीने पहले मेरी ये हालत थी, मैं अपने टोज़ को टच नहीं कर पाता था, मेरे हैमस्ट्रिंग बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं थे, और मेरे हिप्स बहुत टाइट हैं अभी भी। मेरे एडक्टर्स मुझे स्प्लिट नहीं करने देते, मिडिल स्प्लिट नहीं करने देते। मेरी आलती पालती मैं कंफर्टेबली नहीं कर पाता हूँ बचपन से भी। और अगर मैं स्क्वाट्स की डेप्थ पे नहीं जा रहा हूँ तो ये बेस फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी इश्यूज़ के साइन हैं। अगर आप आलती पालती ढंग से नहीं मार सकते तो ढंग से स्क्वाट्स की बात तो बहुत दूर की है। पहले मैं सिर्फ इसे डॉर्सीफ्लेक्शन यानी अपने टोस की अपनी नीज से कितना दूर जा सकते हैं वो वाली प्रॉब्लम समझता था, और इसका रेजोल्यूशन उसी में ढूंढ रहा था। तब मुझे इवान जोरिक नाम के एक यूट्यूबर ने कमेंट्स के जरिए मुझे ये बताया। मैंने वहाँ पे गया था, मैं पूछ रहा था कि मैं आपके जैसे स्क्वाट्स क्यों नहीं कर पाता हूँ, बिकॉज लुक एट हिम, ही इज़ अ वेरी गुड स्क्वाटर। उनकी स्क्वाट्स में यू कैन नॉट पॉइंट आउट एक भी मिस्टेक। उन्होंने इवान ने मुझे बताया कि ये जो मेरी स्क्वाट की जो डेप्थ की प्रॉब्लम है वो सिर्फ और सिर्फ डॉर्सीफ्लेक्शन के नहीं है, ये और भी कोई इशू है। जो इशू इन्होंने पॉइंट आउट किए थे वो सिर्फ मेरे टोज में नहीं थे, बट स्मॉल मसल ग्रुप में थे। ही सेड, लुक एट व्हाट ही सेड, That's what's worked for me. You got to stretch your hamstrings. You got to stretch your whole posterior chain. You got to become more supple. Until you can do middle splits and front splits, and you still can't squat after developing such an extreme level of flexibility, then you can say, look, I'm not built for this. But until then, I don't think you should be, just saying, oh, I'm not built for that, and just walking away from the thing. इसका मतलब ये है कि अगर आपका पूरा बॉडी एक सिस्टम की तरह काम नहीं कर पा रहा है, अगर आपके हैमस्ट्रिंग वगैरह फ्लेक्सिबल नहीं है, अगर आप अपने टोज नहीं टच कर पा रहे हो, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दिस स्क्वाड टू बी परफेक्ट। मुझे इस बात पे यकीन तब आया जब मैंने ओलंपिक लिफ्टर्स के मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी रूटीन देखे। वो जिम्नास्ट की तरह बिल्कुल नहीं मुड़ते तोड़ते, बट एक सिंपल एथलीट की तरह भगवान की तरफ से मिले हुए जॉइंट्स को ठीक तरह से यूज़ कर पाते हैं। उनकी ऑप्टिमम जितनी हमारी फ्लेक्सिबिलिटी हमको भगवान ने दी है, उस दी हुई फ्लेक्सिबिलिटी को वो यूज़ कर पाते हैं अच्छी तरह से। मीन्स कि वो अपने घुटने पे अपना सर तो एटलीस्ट लगा ही लेते हैं। हेयर इज़ एन एग्जाम्पल, मेरे बड़े भाई अशोक भैया, ये कोई फ्लेक्सिबिलिटी के चैंपियन नहीं है। हाँ, अपने फिंगर से अपने टो को आराम से टच कर लेते हैं, और इसका मतलब यह है कि इनकी हैमस्ट्रिंग की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, और आलती पालती आराम से कर लेते हैं। इसका मतलब इनके एडक्टर्स और हिप फ्लेक्सर्स नॉर्मल रेंज में मोबाइल है। लुक एट हिम, किस तरह से वो अपने अंदर बैठ पा रहे हैं वो इनकी स्क्वाट्स में, और जबकि इन्होंने अपनी हील एलिवेट कर रखी है नीचे वेट लगा के। लुक एट तोशिकी यामामोतो, वो अपने अंदर बैठ रहा है। लुक एट डैनियल फ्रॉम फिटनेस एफएक्यू, वो अपने अंदर बैठ रहा है। नाउ लुक एट मी, मैं अपने सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ही अलाइन करने में लगा हुआ हूँ। मैं स्क्वाट्स में अपने लेग्स की ताकत तो तब लगाऊंगा ना जब मैं अपने आप को स्टेबल करके प्रॉपर एग्जीक्यूशन कर पाऊँ जितना मुझे मेरी बॉडी अलाउ करती है। ये लोग एज टू ग्रेस यानी कि इतनी डेप्थ की स्क्वाट्स कैसे कर पाते हैं? सिंपल आंसर है कि इनके लेग्स बहुत मोबाइल हैं और इनकी बॉडी अलाउ करती है अपने अंदर बैठने के लिए कंफर्टेबली। इवन ग्रेग निकल्स ने भी बोला है कि स्क्वाट्स एक एडक्टर्स की एक्सरसाइज है। अगर अब मैं अपनी स्क्वाट्स को देखूं तो मेरी हैमस्ट्रिंग इतनी टाइट है कि मेरे पेल्विस को अंदर की तरफ मोड़ देती हैं, जिससे बटविंग आ जाता है। मेरे फ्लेक्सर्स इतने टाइट हैं कि वो मुझे पूरी
पूरी नेचुरल रेंज ऑफ मोशन में जाने भी नहीं देते, और मेरे अडक्टर्स इतने कम फ्लेक्सिबल हैं कि वो मुझे पैर खोल के अपने अंदर बैठने नहीं देते हैं। स्ट्रेंथ और मसल दूर की बात है, अगर मुझे इस फिटनेस की जर्नी पे चलना है तो सबसे पहले मुझे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को ठीक करना होगा। मेरी हैमस्ट्रिंग टाइट है, मेरे हिप्स टाइट हैं। वो क्या करते हैं, जब मैं स्क्वाट्स में करने जाता हूँ, जब वो जैसे ही मैं नीचे जाना शुरू कर देता हूँ, वो अपनी लेंथ नहीं छोड़ते। वो लेंथ जो उनको अपनी लेंथ रिलीज़ करनी चाहिए, लंबा होना चाहिए हैमस्ट्रिंग को नीचे जाते हुए, वो लंबे नहीं हो पाते क्योंकि वो बहुत टाइट हैं। हिप्स लंबे नहीं हो पाते क्योंकि वो बहुत टाइट हैं, और वो अपनी लेंथ कहीं ना कहीं से बॉडी लेगी। वो लेंथ लेते हैं बैक से, लोअर बैक से, इसलिए लोअर बैक जो है वो राउंड हो जाती है। ये रीज़न है कि मेरी नीचे जाते हुए लोअर बैक राउंड हो रही है। इस तरह से एक्सपेंड करके एडक्टर्स को मैं बैठ नहीं पाता हूँ क्योंकि मेरे एडक्टर्स खुले हुए नहीं हैं। मैं प्रॉपरली स्ट्रेच जो है अपने एडक्टर्स को स्ट्रेच नहीं कर पाता हूँ। तो और मेरे हिप फ्लेक्सर्स इतने टाइट, वो पूरी लेंथ नहीं छोड़ पा रहे हैं अपनी, जिसकी वजह से मैं और स्क्वाट के होल में जा पा रहा हूँ। सो दिस इज़ माई प्रॉब्लम एंड दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन गुड स्क्वाट जो मैं रीच करना चाहता हूँ, एंड दिस इज़ माई स्क्वाट नीचे वाली जो जिस स्थिति में मैं अभी हूँ। तो बात यह है कि मैं इसके सॉल्यूशन के लिए कर क्या रहा हूँ। मैं पिछले 1 महीने से कर रहा हूँ स्ट्रेचिंग, वो भी रोज़ कम से कम 20 मिनट सुबह उठ के, एंड यू कैन सी द डिफरेंस। मैं अब अपने टोस टच कर पाता हूँ, और बस ये सिर्फ शुरुआत है। ये एक 6 महीने या 1 साल की जर्नी है। मेरे केस में 1 साल लगेगा मुझे, बट एटलीस्ट मैंने अपने टोस तो टच करने शुरू किए। जिस दिन मैं अपना सर अपने घुटनों पे टच कर दूंगा, उस दिन मैं ये मान सकता हूँ कि मेरी फ्लेक्सिबिलिटी, जो हैमस्ट्रिंग की फ्लेक्सिबिलिटी इतनी हो चुकी है कि अब मेरी हैमस्ट्रिंग आड़े नहीं आएगी। जिस दिन मैं मिडिल स्प्लिट कर लूँगा, 6 इंच का बस डिफरेंस होना चाहिए। अभी तो खैर 2 फुट के पता नहीं कितना डिफरेंस है, 6 इंच का डिफरेंस होना चाहिए। तो उस मैक्सिमम, तो उस दिन मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे अडक्टर्स खुल चुके हैं और वो मुझे अलाउ करेंगे अपने अंदर बैठने के लिए। और जिस दिन मैं आराम से बटरफ्लाई का पोज कर लूँगा और मेरे हिप्स इतने मोबाइल हो चुके हैं कि अब मुझे वो शॉर्ट होने की वजह से अपने अंदर नहीं खींचेंगे। इसको करने में कम से कम 6 महीने लगेंगे, बट अगर मैंने अपने गोल्स को अचीव कर पाया तो मैं डीप स्क्वाट राइट फॉर्म में करने लायक हो पाऊँगा। थैंक यू, दैट वाज शेखर फ्रॉम शेखर फिटनेस जनरल, एंड आई होप कि अगले 1 साल में मैं अपनी स्क्वाट्स को डीप स्क्वाट्स कर पाऊँ और साथ में थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेसिवली ओवरलोड भी कर पाऊँ। थैंक यू।